दोस्तों नमस्कार। राजनीति और सियासत में बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। इसमें कब किसको क्या कदम उठाना पड़ जाएगा, कब किसको क्या डिसीजन लेना पड़ जाएगा, ये खुद नेताओं को भी पता नहीं होता है, तो भला आम जनता को पता कैसे चलेगा। कल तक बिहार के अंदर हम जिस पशुपति पारस के बारे में ये बात कर रहे थे, जिनके बारे में हम एक कयास लगा रहे थे कि हो सकता है कि ये अब इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे, इंडिया अलायंस का पार्टनर बन जाएंगे, आज वही पशुपति पारस जो है एक बार फिर से एनडीए यानी मोदी जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है कि जब बिहार के अंदर एनडीए के सीटों का बंटवारा हुआ था, उसमें पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट नहीं दिया गया था। 40 सीटें हैं बिहार के अंदर लोकसभा की, उसमें से 17 सीट बीजेपी के पास, 16 सीट नीतीश कुमार जेडीयू के पास, एक सीट मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया था और 5 सीट चिराग पासवान को दिया गया था। पशुपति पारस को एक सीट भी नहीं मिला था। और जब एक सीट नहीं मिला इनको और इस तरीके से इनको साइड लाइन कर दिया गया था, तो उस टाइम पे ये बहुत आहत हुए थे और इन्होंने खुले तौर पर ये कह दिया था कि हमें सम्मान नहीं किया गया है, हमारी पार्टी का सम्मान नहीं किया गया है और इसीलिए हम अब एनडीए अलायंस को छोड़ देते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने केंद्र के मंत्री का पद भी छोड़ दिया था, उससे त्याग पत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था और ये भी बोल दिया खुले तौर पर कि हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। तभी से ये चीज़ कयास लगाना शुरू कर दिया था लोगों ने कि हो सकता है कि पशुपति पारस वो अब इंडिया अलायंस के साथ चले जाएं, उनके सहयोगी बन जाए, उनके पार्टनर बन जाए। लेकिन अचानक से एक ट्वीट आता है पशुपति पारस का और उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक जानकारी साझा की है और उसके साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक फ़ोटो भी उस ट्वीट में उन्होंने लगाया है। ट्वीट में पशुपति कुमार पारस क्या लिखते हैं, हमारी पार्टी रालोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है एवं उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400+ सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। और साथ में इन्होंने जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को टैग किया है और साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है। एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि जब बिहार के अंदर सीट बंटवारे के टाइम पर इनको एक भी सीट नहीं दिया गया था, तो उस वक्त इतने क्षुब्ध और इतने नाराज़ हो गए थे कि अपने ट्विटर हैंडल से जो मोदी जी ने एक जुमला चलाया था, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, उस वक्त उन्होंने हटा दिया था। और अब एक बार फिर से इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में ये चीज़ लिख दिया है कि मोदी का परिवार। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं, है ना। ऐसा आखिर अचानक से क्या हो गया कि जो पशुपति कुमार पारस हैं वो एक बार फिर से एनडीए के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि एक समय में जब इनको सीट नहीं दिया गया तो इन्होंने एक तरीके से मतलब जंग का ऐलान कर दिया था और ख़ास करके हाजीपुर सीट से कि हाजीपुर सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा, हर हालत में चुनाव लड़ूंगा, जहां से कि रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे और बीजेपी ने हाजीपुर के सीट चिराग पासवान को दे दिया था। बावजूद इसके पशुपति पारस इस बात पर अड़े हुए थे कि मैं चुनाव तो हाजीपुर से ही लड़ूंगा। लेकिन अब इनके सुर बिल्कुल बदल गए हैं और ये चीज़ भी निकल करके अब सामने आ गई है कि जो पशुपति पारस है वो अब हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, बल्कि अब वो हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान का पूरा साथ देंगे, चिराग पासवान का समर्थन करेंगे। ये राजनीति जो है ये बड़ी ही कमाल की चीज़ होती है ना। और अब इस तरीके का जब ये इनका एकदम से इनका जो स्टैंड है वो बदल गया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकते हैं, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। कुछ कारण हो सकता है जिसके वजह से पशुपति पारस जो है वो फिर से मोदी जी के साथ और एनडीए अलायंस के साथ जा रहे हैं। क्या डील हुई है इनकी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या जो सीट शेयरिंग हुआ है फिक्स हो चुका है, जो क्या उसमें फिर से कोई दोबारा
प्लस माइनस किया जाएगा, यानी कहीं से एक आध सीटें काट करके और इनको दी जाएगी, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। और हो सकता है या फिर बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ पशुपति पारस की क्या डील हुई है, ऐसा उन्होंने क्या इनको ऑफ़र दिया है कि ये मान गए हैं, या फिर ये खुद से उनके सामने झुक गए हैं। ये भी एक प्रश्न चिन्ह वाली बात है ना। क्योंकि मोदी जी जो है एक तरफ बात करते हैं कि इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमको 400 पार सीटें लानी है, 370 सीटें बीजेपी अपने दम पर लाएगी और बाकी इनके जो सहयोगी दल हैं, एनडीए अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिल करके हम 400 पार सीटें करेंगे। तो इतना बड़ा दावा करने वाला देश का एक प्रधानमंत्री, जिसके बारे में इस तरह की बातें की जाती है, कोई बहुत बड़े एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी के लीडर हैं जिनकी लोकप्रियता जो एकदम 7वें आसमान पर है। और कुछ जो भाजपाई हैं, जो भाजपा और संघ के मानसिकता वाले लोग हैं, वो तो मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार तक कहने से गुरेज नहीं करते हैं। इतने बड़े नेता, दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है ना, एक तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है बीजेपी पार्टी। क्या इतनी बड़ी पार्टी को, इतने बड़े नेता को 400 सीट लाने के लिए पशुपति पारस जैसे नेता की इतनी ज़रूरत पड़ गई कि सीट शेयरिंग के बाद भी इनके साथ डीलिंग हुई और इनको अपने अंदर ले लिया गया, अपने पार्टी में, अपने अलायंस में शामिल कर लिया गया। क्या डील हुई है, इस चीज़ को लेकर के अभी कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। तीसरी चीज़ एक ये भी हो सकती है कि जब पशुपति पारस को एनडीए से कोई सीट नहीं दिया गया, तो हो सकता है, इस बात की संभावना है कि ये, और इन्होंने खुले तौर पे ये बात बोली भी थी इन्होंने कि मेरे दरवाजे अब सभी के लिए खुले हैं। तो जाहिर सी बात है, सभी के लिए खुले हैं, तो आप अगर एनडीए से आपको निकाल दिया गया तो इंडिया अलायंस से बचता है बिहार में, जिसके साथ आप जा सकते थे, है ना। लेकिन ये इस बात की भी संभावना प्रबल है कि एनडीए से निकाले जाने के बाद इन्होंने कोशिश की होगी इंडिया अलायंस में आने की। इंडिया अलायंस के जो पार्टीज़ हैं, राजद है, कांग्रेस है ना, इन लोगों से हो सकता है कि इन्होंने बातचीत किया होगा और इनका बात नहीं बन पाया होगा, है ना। इंडिया अलायंस के जो लोग हैं बिहार के अंदर, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चाहे राजद के जो हैं तेजस्वी या लालू यादव हैं, उनसे बात नहीं बनी होगी। और जब इन्होंने सोचा कि भाई कब कहीं से बात नहीं बन पा रही है, अब इंडिया अलायंस वालों से भी मेरी बात नहीं बन पा रही है, तो वापस चलते हैं, मतलब फिर से एनडीए की ओर चलते हैं। ये भी एक वजह हो सकता है कि कहीं पर जब दाल नहीं गली पशुपति पारस की, तो बेचारे इनको अपना हैसियत याद आया होगा और बोले होंगे कि चलो भैया क्या लड़ाई झगड़ा करना है, वापस इंडिया अलायंस में चलते हैं। और फिर इन्होंने इस तरीके का एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लोगों को ये जानकारी दिया कि भैया हम फिर से अपने वापस पुराने घर में आ गए हैं और जो हमारी पार्टी है वो एनडीए की एक अभिन्न हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। और प्रधानमंत्री मोदी भी हमारे आदरणीय नेता हैं, हमारे नेता हैं जिनके निर्णय से और जिनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। मतलब मोदी जी अगर जो भी निर्णय हमें सुनाते हैं तो उसको हम हर हालत में पालन करेंगे। ये चीज़ लिखने पर पशुपति पारस मजबूर हो गए। अभी इसके अलावा भी बिहार के अंदर एक दो प्लेयर और हैं जिनको लेकर के नाराज़गी है। मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, एक एक सीट उनको दे दी गई है एनडीए अलायंस में, लेकिन वो एक एक सीट से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि हमें बिहार में दो दो सीटें तो कम से कम मिलेगी ही मिलेगी, और इस चीज़ की वो डिमांड भी कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने उनको सिर्फ एक एक सीट दिया। इसको लेकर के उनके अंदर भी नाराज़गी है, लेकिन अभी उसमें किसी भी तरह का कोई सुगबुगाहट नहीं है कि वो क्या करेंगे, है ना। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ हो, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। और इसी बीच में पशुपति पारस का हृदय परिवर्तन हो जाना कि नहीं भैया चलो वापस से अपने घर चलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में कोई भी न तो परमानेंट दोस्त होता है और न ही परमानेंट दुश्मन होता है। राजनीति में
कभी भी किसी को भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए ऐसे लोग कदम उठाते रहते हैं जिससे कि उनको लाभ होता है और जिससे उनको हानि होता है उस चीज़ को वो लोग छोड़ देते हैं। राजनीति में आजकल ये सब चीज़ें बहुत आम हो गई है और इसीलिए एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसीलिए जनता को हमेशा जागरूक बन करके रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लीडर्स हैं आज के समय में, बहुत ही कम, मतलब 1% से भी कम ऐसे लीडर्स होंगे जो कि वाकई में जनता के लिए चिंतित हैं। नहीं तो उनकी प्रायोरिटी में, नेताओं की प्रायोरिटी में सबसे पहले वो नेता खुद होता है। सबसे पहले वो अपना हानि लाभ देखता है कि मुझे कहाँ पर रहने से लाभ है और कहाँ जाने से हमें लाभ है, उसी के अनुसार वो अपना स्टैंड बदल लेता है और जनता बेचारी मुक्तदर्शक बनी रह जाती है। जनता को लगता है कि ये मेरा नेता है, ये मेरा नेता है। ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली में। नेता सबसे पहले अपना लाभ और हानि देखता है और उसी के अनुसार वो डिसीजन लेता है। 1 सेकेंड में अपना पाला बदल करके यहाँ से वहाँ चला जाता है और जनता जो है बोलती है कि मेरा नेता है, मेरा नेता है। किसी का नेता नहीं है वो, है ना। इसीलिए आपको देश के नागरिक होने के हैसियत से आपको अपने जो अधिकार हैं उसके बारे में आपको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। आपको इस बात का चिंतन करना है, इस बात के ऊपर आपको विचार करना है कि आपके जो मुद्दे हैं उसके ऊपर कौन व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर आपसे जुड़े मुद्दों को लेकर के वो जागरूक है, आपसे जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहा है और आपकी समस्याओं का निदान कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहा है, अस्पताल बनवा रहा है, स्कूल खुलवा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि देश की जनता से संबंधित है, अगर वो कर रहा है फिर समझिए कि वही आपका नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो। और व्यक्ति को उससे ही वोट देना चाहिए, वरना आज के समय में जो बिकाऊ नेता हैं, जो दलबदलू नेता हैं, जो 1 सेकेंड में पैसे की लालच में आकर के या किसी भी वजह से अपना पल्ला बदल लेते हैं, वैसे नेता से आपको बच करके रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।